आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसमें केंद्र में संघ सरकार और परिधि में राज्य सरकारों के साथ द्वैध राज पद्धति शामिल है और द्विसदनीयता भारतीय राजनीति व्यवस्था की संघीय व्यवस्था को मजबूत करती है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगर भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं की बात करें तो द्वैध राज पद्धति जो है वो इसकी प्रमुख विशेषता है। संविधान में संघ स्तर पर केंद्र सरकार और परिधि पर राज्य सरकारों के साथ द्वैध राज पद्धति को अपनाया गया है और प्रत्येक, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, दोनों को संविधान के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में संप्रभुता की शक्तियां प्रदान की गई है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामले जैसे रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, संचार को देखती है, जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकारें जो हैं वो क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती हैं, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन जैसे विषय। तो इसलिए पहला कथन जो है सही है। और दूसरा अगर व्यवस्था बात करें, शक्तियों का विभाजन। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसका वर्णन जो है वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। संघ सूची में 100 विषय हैं। मूल संविधान में 97 थे। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। ठीक है, मूल संविधान में 66 थे। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, और मूल संविधान में 47 विषय थे। और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं और टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा। ठीक है, संघीय शासन की एक विशेषता है लिखित संविधान। इसलिए भारत का संविधान जो है एक लिखित संविधान है और विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है और यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संरचना, संगठन, शक्तियों और कार्यों को बताता है। संविधान की सर्वोच्चता भी संघीय विशेषताओं को अंतर्गत आता है और द्विसदनीय भी संघीय विशेषताओं के अंतर्गत ही आती है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, इसके दोनों कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा में से एक इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करना है। ये पंक्तियां किसने कही? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। अंग्रेजी हुकूमत प्रारंभ से ही कांग्रेस को शक की नजरों से देखती थी और राष्ट्रवादी भावना को किसी भी तरह पनपने नहीं देना चाहती थी। शुरू के कुछ वर्षों में अंग्रेजों के प्रति अंग्रेजी हुकूमत का रवैया नरम रहा, क्योंकि सरकार को विश्वास था कि कांग्रेस की गतिविधियां बौद्धिक बहस तक ही सीमित रहेंगी और चंद बुद्धिजीवी ही इसके दायरे में आएंगे। जैसे ही सरकार को पता लगा कि कांग्रेस का दायरा बढ़ रहा है और भारतीय राष्ट्रीयता की वाहक बन रही है और प्रेस बड़े पैमाने पर जनता में राजनीतिक चेतना जगाने में लगी है, तो सरकारी अधिकारी कांग्रेस, राष्ट्रवादियों और प्रेस की आलोचना करने लगे। राष्ट्रवादियों को गद्दार, देशद्रोही ब्राह्मण, हिंसक खलनायक और न जाने क्या क्या कहा जाने लगा। कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना बताया गया और कांग्रेसी नेताओं के बारे में कहा गया कि ये कुर्सी न पाने से विक्षुब्ध लोग हैं और असंतुष्ट वकील हैं जो अपने सिवा किसी और का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 1888 में डफरिन ने एक सार्वजनिक सभा में कांग्रेस की जमकर आलोचना की और कहा कि कांग्रेस मुट्ठी भर संभ्रांत लोगों का ही नेतृत्व कर रही है। भारत के तत्कालीन गृह सचिव जो थे वो हैमिल्टन थे। उन्हें कांग्रेस को राजद्रोही बताते हुए उस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी
पहुंच नहीं है, अतः ऐसे मौके पर इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति का सबसे बड़े प्रवक्ता जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। जॉर्ज डैमिल्टन जो थे वह इसका जोरदार समर्थन किया था। 1900 में कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने ही मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह मैं कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। 1904 में कर्जन ने कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था, और कांग्रेसी नेताओं के लिए इससे बड़ी और बेइज्जती क्या हो सकती थी। इसलिए इसका आंसर जो है इसका सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण पे है। पहला कथन है कि मूलतः भारत में उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है और भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 के विपरीत अमेरिकी संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रावधान है। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, जिसके दोनों कथन सही हैं और कथन दूसरा जो है वो पहले की व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, सुधार अधिनियम और उनसे संबंधित गवर्नर के बारे में विचार करना है कि सती प्रथा का उन्मूलन अधिनियम 1929 विलियम बेंटिक, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी, सम्मत आय अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन 1891। तो इनमें कितने कथन जो हैं सही सुमेलित हैं? तो इसका केवल एक, केवल दो, तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी केवल दो, मतलब दो कथन जो हैं वो सही है। इसमें पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन जो है गलत है। तीसरा कथन गलत इसलिए है, अगर हम बात करें सबसे पहले विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का कार्यकाल जो है वो 1828 से लेकर 1833 तक रहा है। 1833 तक 1833 तक इसने बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया और 1833 से लेकर 1835 तक इसने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। इसने बेंटिक ने राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 पारित किया, इसलिए पहला कथन सही है। इसने अवांछित बच्चों की हत्या, मानव बलि, ठगी लुटेरों के गिरोह का भी दमन किया, ठीक है। और ब्रिटिश सेना में बहुत पहले ही ब्रिटिश सेना में समाप्त होने से पहले भारतीय सेना में कोड़े मारने की सजा जो थी वो भी इसने खत्म की। देवी काली के नाम पर अनजान यात्रियों की हत्या किया बलि दी जाती थी, इसको भी विलियम बेंटिक ने ही समाप्त किया। अगर लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो है उसने 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया था और यह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित हुआ है। यह अधिनियम का प्रारूप लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और 1857 के विद्रोह से पहले लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। इसलिए दूसरा कथन जो है इसका जो है वो गलत है, तीसरा कथन जो है वो सही है, ठीक है। और लॉर्ड लैंसडाउन जो है वो 1888 से 1894 के बीच में रहा। इसने भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 लागू किया। इसने एशन आयोग की सिफारिशों, जिसने 1889 में एशन आयोग बना था, उसकी सिफारिशों के आधार पर वैधानिक सिविल सेवा को समाप्त कर दिया, ठीक है। और 1891 में उसने सम्मत आय अधिनियम पारित किया। इसके तहत संपूर्ण अंग्रेजी क्षेत्राधिकार में सभी लड़के और लड़कियां, चाहे वे विवाहित हों या नहीं,
यौन संबंध के लिए सहमत की न्यूनतम आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। इसके साथ ही इसके उल्लंघन को बलात्कार की श्रेणी के तहत दंडनीय अपराध बना दिया गया। इसलिए इसका तीसरा कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। इसलिए 1 और 3 इसके 2 कथन सही है। अगला प्रश्न है, पेरिस सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 1993 में अपनाया गया। यह सिद्धांत मुख्य रूप से संबंधित है मानवाधिकारों से, जलवायु परिवर्तन से, महामारी से या फिर लैंगिक समानता से। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मानवाधिकारों से। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों से वैश्विक गठबंधन ने भारत को मान्यता, मतलब कि इसका संबंध जो है वो मानवाधिकारों से भी। हाल ही में ये हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मान्यता देने के लिए दूसरी बार भी टाल दिया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने टाल इसलिए दिया था कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप है, मानवाधिकार के उल्लंघन में जांच में पुलिस को शामिल किया जाता है और नागरिक समाज के साथ सहयोग कम करते हैं। इसलिए उन्होंने वैश्विक गठबंधन में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शामिल करने से मना कर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को 1946 से ही मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता दी गई। इसके लिए कई रिपोर्टें तैयार की गई। इन रिपोर्टों पर अंतिम निर्णय 1991 के पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की कार्यशाला में किया गया था। और इसी को जो रिपोर्ट तैयार की गई, सिद्धांत तैयार किए गए, इसी को पेरिस सिद्धांत कहा जाता है। और पेरिस सिद्धांत को 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपना लिया था। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि शिक्षण संस्थान और किस गवर्नर के शासनकाल में स्थापित किए गए थे। संस्कृत कॉलेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कलकत्ता मदरसा, बेलेजली, फोर्ट विलियम कॉलेज, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसमें कौन से कथन जो हैं सुमेलित है? केवल एक, केवल दो, तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। केवल एक कथन सुमेलित है, वो है पहला, संस्कृत कॉलेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यही सही है। क्योंकि कलकत्ता मदरसा ये 1781 में बना था और कलकत्ता मदरसा ब्रिटिश भारत का पहला शिक्षण संस्थान था। इसकी स्थापना 1781 में हुई और इसकी स्थापना कलकत्ता के कई प्रतिष्ठित और शिक्षार्थी मुस्लिम के अनुरोध पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। इसलिए दूसरा कथन जो है सही नहीं, तो दूसरा कथन जो है वो गलत है। ओके, और इसकी मुख्य स्थापना का उद्देश्य यह था कि अरबी, फारसी और इस्लामिक कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देना था और इस बात को ध्यान में रखते हुए की गई थी कि मुस्लिम कुलीन के पुत्रों को जिम्मेदार और आकर्षक पदों के लिए योग्य बनाया जा सके और न्यायालय के सक्षम अधिकारियों को तैयार किया जा सके। अगर तो इसलिए दूसरा कथन गलत है। अगर बनारस के संस्कृत कॉलेज की बात करें तो 1791 में जोनाथन डंकन ने कॉर्नवालिस के सहयोग से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। जोनाथन डंकन बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डंकन को इस कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। अगर हम फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो 1800 में की गई थी।
और फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित एक प्राचीन विद्या और भाषाओं के अध्ययन का केंद्र था और इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। यह कलकत्ता में फोर्ट विलियम परिसर के भीतर स्थित था। वेलेजली ने यूरोपीय प्रशासकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। उन्होंने कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान पर अपनी जीत की वर्षगांठ के रूप में, पहली वर्षगांठ के रूप में कॉलेज की स्थापना की थी और तिथि को 4 मई 1800 की। इस संस्थान में हजारों पुस्तकों को संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगाली, हिंदी और उर्दू से अंग्रेजी में अनुवादित किया। कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया था कि कंपनी को ऐसे शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराए जा सके जो कंपनी के कानूनी प्रशासन में उसे मदद कर सके। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।